नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समाज का भरोसा जीतने के लिए कार्यकर्ता काम करें, वोट की चिंता ना करें। इस बयान का कोई यह मतलब ना निकाल ले कि केवल सेवा करनी है, वोट की चिंता नहीं करनी है। क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई वोट की चिंता नहीं करते हैं? उन्होंने कहा और मान लेना चाहिए। उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि वे हर काम वोट का सोचकर ही करते हैं और वही करते हैं जिससे वोट मिल जाए। फिर कहते हैं वोट की चिंता भी मत करो। क्या प्रधानमंत्री यह कहना चाहते हैं कि वोट की चिंता वे कर रहे हैं, कार्यकर्ता कम से कम काम कर लें? आप भी सोच सकते हैं कि उनके कौन से ऐसे काम हैं जिनका संबंध वोट से नहीं है। प्रधानमंत्री वोट के लिए काम नहीं करते हैं। आपको प्रधानमंत्री मोदी के कई बयान मिल जाएंगे जिसमें वे कह रहे हैं कि आपका वोट सीधे मोदी के खाते में जाएगा। 21 अप्रैल 2018 को वे लोक सेवा के अफसरों को संबोधित कर रहे थे। उसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपके साथी के रूप में काम करना चाहता हूं और मैं चुनाव के लिए काम नहीं करता हूं। जिन कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री कहते हैं कि वोट के लिए काम नहीं करना है, उन्हीं को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह कहते हैं कि 2019 से भी ज्यादा सीटें 24 में आने वाली हैं। इसका तो यही मतलब हुआ कि अमित शाह वोट के लिए लक्ष्य तय कर रहे हैं। अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी अखबारों में बयान छपा है कि 2024 में लोकसभा की 2/3 से अधिक सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य है। आपने गौर किया होगा कि बीजेपी के कई नेता 2024 के लिए 400 सीटों का ऐलान अभी से कर रहे हैं। वे 400 के नंबर पर कैसे पहुंच गए वही बता सकते हैं। सभी राजनीतिक दल दावा करते ही हैं कि इतनी सीटें जीतेंगे, मगर उतनी आ जाए तो यह कमाल की बात होती है। पहले पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए। 2018 के साल में बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी को 300 से अधिक सीटें आएंगी। कुछ बयानों में एनडीए को भी 300 से अधिक सीटें मिलने का दावा किया गया। जब नतीजे आए तो बीजेपी को 303 सीटें आ गई। उस साल भी प्रधानमंत्री का एक बयान छपा है कि मैं वोट के लिए काम नहीं करता। क्या यह मतलब निकाला जाए कि जब भी प्रधानमंत्री कहें कि मैं वोट के लिए काम नहीं करता, तब वे वोट के लिए ही काम कर रहे होते हैं? इसलिए जब इस बार कहा जाने लगा कि वोट के लिए काम नहीं करना है और 400 सीटें आ जाएंगी, तब आप दोनों में से किस बयान को गंभीरता से लेंगे और किस बयान को हल्के से लेंगे, तय नहीं कर सकते। कई नेताओं के बयान मिल जाएंगे जो छपे भी हैं कि 24 में 400 से अधिक सीटें बीजेपी को आने वाली हैं। क्या इस बार 400 सीटें वाकई आने वाली हैं? ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अपने मिशन के लिए जब भी जितना तय किया उतने ही नंबर आ गए। कई चुनावों में हो चुका है कि बीजेपी हार भी गई है। जितनी सीटों का दावा किया करती थी उससे कम सीटें मिली। बंगाल विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने कहा कि 200 से अधिक सीटें आएंगी, मगर आई 77। लेकिन इन सब के बाद भी बीजेपी के नेता चुनाव आते ही फिर से सीटों की संख्या को लेकर दावा करने लग जाते हैं और दूसरे दल भी करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत भी नहीं है, मगर वोट के लिए काम न करने की बात एक हद के बाद जचती नहीं है। जनता तो आखिर वोट ही देने जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है, तो उसका रूपांतरण एक सामाजिक आंदोलन में हुआ है, जो समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करने वाला, कार्य करने वाला उपकरण इस रूप से आज कार्य कर रही है और उसी अनुरूप हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम करना चाहिए। कई अखबारों में एजेंसी के हवाले से प्रधानमंत्री का यह भी बयान छपा है कि भाजपा अब केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं है, सामाजिक आर्थिक हालात बदलने का आंदोलन भी है। सवाल है कि सामाजिक आर्थिक हालात बदलने का यह कौन सा आंदोलन है कि 8 साल सरकार चलाने के बाद भी भारत के 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज पर निर्भर हो गए हैं। खुद प्रधानमंत्री का बयान है, हर राजनीतिक दल का लक्ष्य होता है कि हाशिए के लोगों को मुख्य धारा में लाएंगे, लेकिन यहां तो मुख्य धारा ही उन लोगों की है जो अनाज खरीदकर नहीं खा सकते। 80 करोड़ तो छोटी संख्या नहीं होती, इसे हाशिया भी नहीं कह सकते। अगर कोई सामाजिक आर्थिक हालात बदलने का आंदोलन चल रहा है, तब जनता आर्थिक रूप से सक्षम क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि 1% लोग ही अमीर होते जा रहे हैं। आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती जा रही है? उदाहरण के तौर पर शहरों में डिलीवरी बॉय का काम ही एक बड़ा और मुख्य रोजगार होता जा रहा है। हमारे नौजवान कितना काम कर रहे हैं, वो भी बहुत कम पैसे में, दिन रात काम करते हैं। क्या इतनी कम कमाई में वे सामाजिक और आर्थिक हालात बदल रहे हैं? और यह किस आर्थिक आंदोलन का हिस्सा है कि बीजेपी के विधायक का नाम कमीशन खोरी में आ जाए और पार्टी कुछ कहे भी नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिंदू अखबार में छपी इस खबर को बीजेपी के नेताओं ने देखा ही ना हो। कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बाकायदा बयान जारी किया है कि बीजेपी के एक विधायक ने कथित तौर पर कमीशन मांग कर तंग कर दिया है। 3 साल में उन्हें 90 लाख रुपए कमीशन में मिले हैं। इस खबर की कोई चर्चा नहीं। खबर में तो विधायक का नाम भी है, लेकिन ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग के छापे पड़ने की खबर सुनाई नहीं दे रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि कॉन्ट्रैक्टर संघ ने उस विधायक के खिलाफ लोकायुक्त के यहां शिकायत करने की घोषणा की है। अन्य मंत्रियों और विधायकों के कमीशन मांगने के सबूत भी सार्वजनिक किए जाएंगे, ऐसा बयान आया है। तो क्या यह माना जाए कि इनके कथित रूप से कमीशन लेने की सच्चाई तभी सामने आएगी जब ये बीजेपी छोड़कर विपक्षी दलों में जाएंगे? या इतना काफी नहीं है कि बीजेपी सामाजिक आर्थिक आंदोलन छोड़ दे और कथित रूप से कमीशन लेने वाले अपने विधायकों के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन चला दे? कर्नाटक में कथित रूप से 40% कमीशन खोरी के आरोप लगे हैं।
ठेकेदारों ने ही लगा दिए। क्या यह भी किसी सामाजिक आर्थिक आंदोलन का नतीजा है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि बीजेपी राजनीतिक नहीं है, वोट की चिंता नहीं करनी है, फिर अमित शाह कहते हैं कि 24 में 19 से ज्यादा जनादेश आने वाला है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी से प्रभावित हो जाएं, जो लगातार 3000 किलोमीटर पैदल चल गए हैं, उससे भी ज्यादा, और कहते रहे हैं कि वे राजनीति के लिए भारत की यात्रा नहीं कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ चल रहे यात्री समझ रहे हैं कि इन बातों का एक सीमित मतलब है। राहुल गांधी से भी पूछा जाना चाहिए कि 24 के चुनावों से एक साल पहले इतनी लंबी पदयात्रा को आध्यात्मिक क्यों बता रहे हैं, और प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहिए कि वे क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी अब राजनीतिक नहीं सामाजिक आर्थिक आंदोलन है। यह कब से हो गया और इस आंदोलन के तहत बीजेपी क्या नया कर रही है? यही सवाल कांग्रेस से भी है कि आध्यात्म के रास्ते पर चलकर वह कितना बदल गई है। क्या बीजेपी और कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेंगी, या चुनाव अब आध्यात्मिक हो जाएंगे? राजनीतिक दल अपनी ताकत जनशक्ति से प्राप्त करते हैं, फिर आध्यात्मिक शक्ति की क्यों जरूरत पड़ रही है? आध्यात्म में कोई समस्या नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सवाल है कि सत्ता की राजनीति क्या सत्ता का मोह छोड़ने जा रही है? अगर पार्टियां चुनाव लड़ेंगी तो वोट के लिए ही लड़ेंगी, कैसे राजनीति नहीं करेंगी? जरा कागज पर 100 शब्दों में लिखकर आप भी दिखाइए, और आप नहीं लिख सकते तो इन दलों के नेताओं से कहिए कि लिखकर बताइए कि कैसे आप राजनीति नहीं करेंगे, वोट के लिए राजनीति नहीं करेंगे। जहां तक भगवान के चरणों में आता हूं, मैं कभी कुछ मांगता नहीं। तो आपने जीत की कामना नहीं की यहाँ पर? मैं कुछ नहीं मांगता, पुजारी जी कह रहे थे कि और मांगने की प्रवृत्ति से मैं सहमत भी नहीं, क्योंकि उसने तो आपको मांगने योग्य नहीं बनाया, देने योग्य बनाया। और ऐसी जगह पे जाकर के ईश्वर ने देने योग्य उसको जो क्षमता दी वो उसने समाज देवता को देनी चाहिए। और समाज देवता, अध्यात्म देवता, उसका मिलन निरंतर बना रहता है। एक बात मुझे बहुत गहराई से समझ आ गई है कि ये जो लड़ाई है ये एक्चुअली राजनीतिक लड़ाई नहीं है। सुपरफिशियली ये राजनीतिक लड़ाई है। जब हम बीएसपी से लड़ते हैं या टीआरएस से हमारा चुनाव होता है तो वो राजनीतिक लड़ाई होती है। मगर अब देश में एक चेंज आ गया है। जब से आरएसएस ने इस देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पकड़ा है, उस दिन से ये लड़ाई राजनीतिक नहीं रही। इसका ये अब दूसरी लड़ाई हो गई है। उसको आप विचारधारा की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप धर्म की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप कोई भी फ्रेमवर्क दे सकते हैं, मगर वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आध्यात्म को लेकर राजनीति होने वाली है? सबसे बड़ा आध्यात्मिक कौन है? क्या वोट के लिए काम करना गलत बात है, राजनीति गलत बात है? राजनीतिक दल क्यों कह रहे हैं कि वोट के लिए काम नहीं करेंगे, सेवा करेंगे? जनता उन्हें वादों को पूरा करने के लिए और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए वोट करती है। क्या सामाजिक आर्थिक आंदोलन या आध्यात्म का असर प्रशासन पर भी पड़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक दल अपनी विश्वसनीयता को लेकर चिंतित हैं? जनता समझ गई है कि जब आते हैं वोट के लिए ही आते हैं और होता कुछ खास नहीं, इसलिए वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं का जुमला चलाया जा रहा है। यह भी सोचिए कि अगर सभी दल आध्यात्मिक हो गए तब तो फिर सरकार भी आध्यात्मिक हो जाएगी। फिर फर्जी केस में फंसाने का काम क्यों किया जाएगा? सरकार से सवाल करने वालों पर यूएपीए लगाकर महीनों में जेल में डाल देना, क्या यह भी किसी सामाजिक आर्थिक या आध्यात्मिक आंदोलन का हिस्सा है? अमित शाह का एक पुराना बयान है। कोलकाता में अपनी पार्टी के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को मंच से समझा रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ हंसाने वाला, कुछ डराने वाला मैसेज डालो। कैरिकेचर, कार्टून, एनिमेशन, वीडियो, हंसाने वाली चीजें, थोड़ी डराने वाली भी चीजें, ये सभी इकट्ठा कर अंदर डालनी चाहिए। क्या डराना भी सामाजिक आर्थिक आंदोलन का हिस्सा है? एक बात समझ लीजिए, भारत की राजनीति में आध्यात्म नहीं आ सकता। जब नेता कहने लगे तब इतनी आसानी से यकीन मत कर लीजिए। अगर आध्यात्म आ जाए तो राजनीतिक दलों को हजारों करोड़ रुपए के चंदे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वे आपके घर आकर पैसा लौटा जाएंगे। फिर तो बीजेपी को अपना चंदा गरीबों में बांट देना चाहिए। कई बार होता है कि पावर में रहते रहते लगने लगता है कि यह सब इसलिए है कि कोई आध्यात्मिक शक्ति उनके पीछे है, मगर नेता आध्यात्मिक हो गए यह मानने से पहले अपनी राजनीतिक समझ चेक कर लीजिएगा। अब यह मत कह दीजिएगा कि पंजाब कांग्रेस के नेता मनप्रीत बादल सामाजिक आर्थिक आंदोलन के तहत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अगर ऐसा है तो फिर पूछ सकते हैं कि उनसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में आ चुके हैं। वे इन दिनों किस सामाजिक आर्थिक आंदोलन का हिस्सा हैं? पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी बीजेपी में आ गए हैं। कहीं बीजेपी के भीतर कांग्रेस से नेता लाने का कोई सामाजिक आर्थिक आंदोलन तो नहीं चल रहा है? महाराष्ट्र में ही शिवसेना तोड़ दी गई। शिवसेना से अलग हुए दल को बीजेपी सपोर्ट कर देती है, सरकार में आ जाती है। क्या यह भी किसी सामाजिक आर्थिक आंदोलन का हिस्सा था? अजीब दौर है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बेरोजगारी, महंगाई, कम वेतन की नौकरी और खराब शिक्षा को लेकर सवाल पूछने गए और नेताजी ने कह दिया कि हम तो अब आध्यात्मिक हो गए हैं, राजनीतिक तो रहे नहीं।
देश में अमृतकाल चल रहा है और सांसद जहरीली बातें कर रहे हैं, उसी तरह से जनता गरीबी की तरफ धकेले जा रही है और नेता आध्यात्मिक होने लगे हैं। असल में राजनीति में धर्म का इस्तेमाल इतना हो चुका है कि अब आध्यात्म की खोज की जा रही है नए आइटम के रूप में, ताकि आपके बीच नेता किसी दैविक शक्ति के रूप में आ सकें, ताकि आप उनसे सवाल ना कर सकें। जिस देश में गोदी मीडिया से नफरत फैलाई जाती हो, दिन रात सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े कि नफरती एंकर को हटाया जाए और कोई कार्रवाई ना हो उस पर, उस देश में अगर कहा जाए कि सत्तारूढ़ पार्टी राजनीतिक दल नहीं अब सामाजिक आर्थिक आंदोलन है, तब फिर आंदोलनों का मतलब समझ लेना चाहिए और अपनी समझ बदल लेनी चाहिए। किसान आंदोलन से किए गए वादों को याद दिलाकर पूछना चाहिए कि जो असल में आंदोलन है उनसे किए गए वादों का क्या हुआ। आपको याद है कि प्रधानमंत्री ने किसानों से क्या वादा किया था आंदोलन खत्म करने से पहले? याद रखा कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।